नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात करेंगे खाने के तेलों की, जहां पर रिटेल और मंडी में कीमतों में बड़ा अंतर है। मंडियों में सोयाबीन के दाम एमएसपी के नीचे हैं, लेकिन बीते 2 महीने में खाने के तेलों के दामों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि 18 से 40% तक की बढ़त हमने यहाँ पर खाने के तेलों में रिटेल प्राइसेस में आते हुए देखी हैं। क्या है कीमतों में इतने बढ़त के कारण? क्या आने वाले वक्त में इसमें कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है? क्या है आगे के फंडामेंटल्स भारतीय बाजारों में रबी फसल को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो में? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया और जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई। वहीं मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे भी होंगे हमारे साथ। लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर खाने के तेलों के साथ कर लेते हैं। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम संदीप जी, हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि कैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए लेकिन उसका रिजल्ट यही हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए और उसका सीधा असर हमने यहाँ पर रिटेल में आता हुआ देखा। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी भी इंडस्ट्री मील और डीडीजीएस को लेकर थोड़ा सा परेशान है, लेकिन जहाँ तक रिटेल मार्केट्स हैं और जिस तरह की अब जो हेडलाइन बनती हुई नजर आ रही है वो ये है कि प्राइसेस रिटेल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कैसे देखते हैं आप मंडी के लोअर प्राइसेस, जहाँ पर हम अभी भी एमएसपी की बातें कर रहे हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हायर प्राइसेस किसानों को दिलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिटेल के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं? मनीषा जी नमस्कार। देखिए, बात आपका कहना बहुत सही है। पहले बात है समझने की जरूरत है, सोयाबीन सीड जो है ये ऑयल सीड नहीं है, मील सीड है। इसमें 18% ऑयल होता है और 82% मील होता है। तो मील की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोया सीड का भाव ऊंचा रखने के लिए। और सिर्फ 18% तेल होने से वो हमने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई और हमने वर्ल्ड मार्केट में $150-200 का प्राइस में भी रन अप हुआ। तो टोटल मिला के $200-220 की इम्पोर्ट ड्यूटी प्लस $150-200 का रन अप वर्ल्ड मार्केट में। तो हमने देखा करीबन आप समझिए $350 से $400 बढ़ गए। $350 से $400 मतलब 30 रुपीज से 35 रुपीज पर केजी से ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गई। तो उसका डेफिनेटली 18% जो तेल होता है उस शेयर को सपोर्ट मिला सीड के, सोयाबीन के। नहीं तो सोयाबीन का दाम आज जो आप दाम देख रहे हैं इससे और ₹300 पर क्विंटल नीचे होता था। मतलब आज आप देख रहे हैं प्लांट डिलीवरी का रेट आपका 4400 का रेट है, 4500 का रेट है। ये यदि ऑयल की ड्यूटी नहीं बढ़ती और इंटरनेशनल मार्केट में दाम नहीं बढ़ते तो ये प्लांट डिलीवरी 4041 का रेट होता और मंडी में 3700 का रेट होता। तो ये उतना उतना जरूर सपोर्ट मिला है, लेकिन 82% मील होता है और वो 82% मील के दाम जो है बहुत बहुत लो है। कई जगह पे 29,000 से 30,000, 31,000 एक्स प्लांट दाम चल रहा है। वो हिस्टोरिकली लो चल रहा है सोयाबीन का दाम। वर्ल्ड में बहुत सारा सोया सीड का प्रोडक्शन है, सोया मील का प्रोडक्शन है, तो वर्ल्ड प्राइसेस भी सोया मील की बहुत लोअर है। साथ में आपने राइटली कहा कि डीडीजीएस, ये डीडीजीएस एक रॉकेट जैसा आके गिरा है पूरे इंडस्ट्री पे, सॉलिड एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री पे। जितने भी ऑयल मिल्स हैं, वो सोयाबीन का मील कहें, कॉटन सीड का कहें, रेपसीड का कहें, राइस ब्रान का कहें, सब मील इससे अफेक्ट हो गए। बिकॉज गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कौन से एथेनॉल बनाई है, एथेनॉल का बाय प्रोडक्ट डीडीजीएस निकलता है। डीडीजीएस में प्रोटीन 32% होता है और वो कैटल फीड में और कुछ जगह पे पोल्ट्री फीड में भी लोग यूज कर रहे हैं। वो ज्यादा करना नहीं चाहिए और वो ये पूरे ऑयल मिल्स को कंपटीशन दे रहा है। और वो कंपटीशन सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड ओवर है। बिकॉज ये यूएस में भी हो रहा है, ब्राजील में भी हो रहा है, सब जगह पे जहां जहां डीडीजीएस का प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑयल मिल की प्राइसेस डिप्रेस कर रहे हैं। तो हमें ऑयल मिल के लिए ऑयल मिल की कीमतों को सपोर्ट देना बहुत जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि सोया सीड की प्राइसेस ऊंची जाए। तो ऑयल के लिए तो हमने जो करना था कर दिया। अब ऑयल मिल के लिए जहां तक सवाल है, हमें 10% का एक्सपोर्ट का इंसेंटिव, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी करके कहिए, टैक्सेस को सेट ऑफ करने का कहिए, कुछ ना कुछ तरीके से हमको ये देना बहुत जरूरी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, हमको ध्यान रखने की बात है कि सोया सीड के दाम जो है वो पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था महाराष्ट्र के इलेक्शन के रैलीज में। सब गवर्नमेंट और अपोजिशन सब कह रहे हैं हम 6,000 रुपए दे देंगे, 7,000 रुपए दे देंगे सोयाबीन का दाम। जहां 4892 जो सपोर्ट प्राइस है वही किसान को अभी मिल नहीं रही। उसके यहाँ पे मंडी में बिक रहा है 4100-4200 में और प्लांट डिलीवरी बिक रहा है 4400-4500 में। तो आई थिंक इसके लिए ऑयल मिल को 10% इंसेंटिव बहुत जरूरी है। प्लस दो तरीका है। एक तो कृषि मंत्री ने 4 दिन पहले शायद ये कहा कि भाई 5,000 रुपए पर हेक्टर हम सोयाबीन किसान को स्पेशल बोनस देंगे। तो 5,000 पर हेक्टर मतलब करीबन 450 रुपए पर क्विंटल का सपोर्ट होता है। तो 450 रुपया पर क्विंटल किसान को और मिल सकता है। ऑयल मिल को 10% का इंसेंटिव दें आप, तो ऑयल मिल से और 200-250 रुपए पर क्विंटल का एडिशनल प्राइस बढ़ सकती है। तो ये सब मिला के ये दोनों तीनों मेजर साथ में करेंगे तो मेरे ख्याल से 700-750 रुपए पर क्विंटल का सपोर्ट मिल सकता है।
बट सोल्यूशन दे, इस चीज का परमानेंट सोल्यूशन, प्रॉपर सोल्यूशन निकालना है तो गवर्नमेंट को सपोर्ट प्राइस के और बोनस जो दे रहे हैं पर हेक्टेयर वो दीजिए। बट भावांतर स्कीम जो है, पिछले समय कुछ डिफेक्ट्स थे, उसमें तुम्हें कमियां महसूस हुई, तो डिफेक्ट हर स्कीम में होता है। हमने आधार बनाया था, हमने डिमोनेटाइजेशन किया, हमने बहुत सारी स्कीमें लाई। इनिशियल में कुछ डिफेक्ट होते हैं, पर धीरे धीरे करके हम उसको इम्प्रूव करके एफसीआई प्रोक्योरमेंट को भी हमने इम्प्रूव कर लिया है। तो ये भावांतर को इम्प्रूव करके भावांतर इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। भावांतर से गवर्नमेंट को ये स्टॉक करना, गोडाउनों में माल रखना, परचेज करना, सेल करना, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्री को भी रॉ मटेरियल मिलेगा, इंडस्ट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रशिंग का फ्लो भी चलता रहेगा, और किसान भी जी। खुश रहेगा कि गवर्नमेंट ने जो ओके। प्राइस स्कीम बोली है, जो सपोर्ट प्राइस है, मुझे मिल गया। तो यानी कि काफी कुछ करना होगा इससे पहले कि हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इंडस्ट्री, किसान और रिटेल साथ में यहाँ पर प्रसन्न हैं। नीरव, आपकी क्या सेंस है? पहले तो ये सारे के सारे मुद्दे में आप यहाँ पर ऐड क्या करना चाहेंगे, क्योंकि क्लियरली एक एक अगर पॉलिसी अलग अलग तरीके से यहाँ पर आती रहेगी तो वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है ऑन ग्राउंड वो यहाँ पर नहीं मिलता। एक साथ यहाँ पर कुछ करने की जरूरत है, आप कहेंगे? तो पहली बात तो ये है कि सोयाबीन की एमएसपी तो एक मजाक बन गया है। मैं हर बार यही बोलते जा रहा हूं, क्योंकि आज 4890 की एमएसपी और मंडियां बिक रही है 3900 से 4000, 800-900 रुपए के फर्क से मंडियां बिक रही है। सो आज ऑयल की ड्यूटी, जैसे संदीप भाई ने बोला, वो एक लिमिटेड इम्पैक्ट दे सकता है क्योंकि 18% ही तेल है। इसमें मील को इम्प्रूव करने की जरूरत है, और मील में लोकल में डीडीजीएस के कारण ये ज्यादा नहीं खपेगा, तो आपको कोई एक्सपोर्ट एवेन्यू ही ढूंढना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट के लिए इसमें आज हम इंसेंटिवाइज करेंगे। अगर 10% का इंसेंटिव आता है तो आई थिंक ये एक अच्छा मेजर बूस्ट देगा, जिससे एटलीस्ट इसमें आप समझिए कि 300-400 रुपए का इजाफा बीन्स में आना चाहिए। तो ये एक जरूरी है। बाकी सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया फंस गया है इस सिचुएशन में अभी हाल, क्योंकि आज अर्जेंटीना ब्राजील का क्रॉप भी बहुत अच्छा चल रहा है। ओवरऑल अभी भी उधर से मील के ऑफर्स, क्योंकि ओवरऑल बीन्स और मील का मार्केट ऑयल जैसा नहीं है। बीन और मील का मार्केट काफी बेरिश या ओवरऑल काफी सरप्लस सप्लाई का मार्केट है। तो अभी भी वहां पे से ऑफर्स अच्छे प्राइस में आ रहे हैं। और आज इंडिया जब एक्सपोर्ट मार्केट में जा रहा है तो पहले तो दिसंबर जनवरी तक का सारे बायर्स ने माल कवर कर रखा है, और उसके बाद अर्जेंटीना 8 महीने का एक ही प्राइस दे रहा है। अगर आज कोई सस्ता बीन्स ले भी लेता है तो वो दिसंबर शिपमेंट, जनवरी शिपमेंट तक इंडिया से ऑफर करेगा। उसके बाद वो $5-10 का प्रीमियम ऐड करता जाएगा मंथ ऑन मंथ, और जैसे ही वो प्रीमियम ऐड करता है तो वैसे ही वो अर्जेंटीना के सामने कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाता है। तो ये सिचुएशन को देख के मील को ही कोई एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट देना पड़ेगा। उससे जाके ही जो बचे हुए अबाउट 60 डेज हार्वेस्ट के और बचे हैं, उसमें एटलीस्ट किसान को हम कुछ एक बेटर प्राइस देने की कोशिश करें, ताकि एक किसान इस सीजन में इतना खराब सोयाबीन का वो लेके नहीं चले। नहीं तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन में डेफिनेट है कि सोयाबीन का एकरेज रिड्यूस हो जाएगा। तो क्लियरली मील को जब तक यहाँ पर सॉर्ट नहीं किया जाएगा, क्लियरली इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर कोई बड़ी दिक्कत की बात लगातार बनती हुई नजर आ रही है। ऑफ कोर्स पिछले कुछ दिनों में हमने सरकार को यहाँ पर हायर मॉइस्चर वाला भी सोयाबीन खरीदते हुए देखा एमएसपी के ऊपर, तो वो काफ़ी पॉजिटिव गया है यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए। लेकिन बैक टू माई क्वेश्चन नाउ, संदीप जी, इवन एज ये सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं, और जैसे आपने कहा कि भाव और भी यहाँ पर ऊपर रह सकते थे अगर सरकार की तरफ से यहाँ पर सपोर्ट नहीं आता, लेकिन अगर हम रिटेल के प्राइसेस देखें तो वो यहाँ पर जोरदार बढ़े हैं। जो लेटेस्ट गवर्नमेंट साइड पे हम देखते हैं लैंडेड कॉस्ट क्या है, होलसेल कॉस्ट क्या है, और जो रिटेल है वो मच ऑन द हायर साइड है। उससे कैसे टैकल करेगी इंडस्ट्री? हमने पिछले कई बार देखा है सरकार को लगातार यहाँ पर इंडस्ट्री को बोलते हुए कि अपने प्राइसेस को यहाँ पर बैलेंस किया जाए। आपको लगता है कि एक पुश यहाँ से फिर आएगा? तो इंडस्ट्री के पास में थोड़ा बहुत ड्यूटी बढ़ने के पहले जो 8-10-15 दिन का माल था, वो गवर्नमेंट ने बताया था, मीटिंग करी थी, तो हिसाब से इंडस्ट्री ने कहा था कि ठीक है, वो जो माल है उसमें हम प्राइसेस उतने नहीं रेस करेंगे, ड्यूटी बढ़ गई उतनी। और उस हिसाब से इंडस्ट्री ने कॉपरेट किया गवर्नमेंट के साथ में। दीपावली के समय लोगों को तेल मुहैया कराया, और दाम भी कोशिश करी कि जहां तक बेटर मिल सके वो दाम पे दिया गया। अब फेस्टिवल पूरे हो गए, और अभी जो देखिए, हमको रियलिटी से जीना पड़ेगा। हर चीज की कीमत जो है वो मार्केट डिसाइड करता है, वो ना तो इंडस्ट्री के हाथ में है ना गवर्नमेंट के हाथ में है। ग्लोबल मार्केट है, और एडिबल ऑयल तो एक ग्लोबल कमोडिटी हो गई है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम उसके साथ रहे। और ये ऑयल की कीमतें जो आज है, वो ऐसा लग रहा है कंज्यूमर को ठीक है टेम्परेली, बिकॉज 10 साल से वो इतना चीप खा रहा है कि 10 साल से एडिबल ऑयल में डिफ्लेशन था, कोई इन्फ्लेशन नहीं था। अभी एडिबल ऑयल थोड़ा सा इन्फ्लेशन के साथ में कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें पेन हो रहा है। लेकिन समझ के चलिए, ये कीमतें हम तेल की नहीं रखेंगे तो हमें हमारे यहाँ डोमेस्टिक प्रोडक्शन एनकरेज ही नहीं हो सकता। बिकॉज रेपसीड मस्टर्ड सीड है जिसमें 40% तेल, 42% तेल होता है, उसके लिए तो ये ऑयल की कीमतें बहुत जरूरी है।
और ग्राउंडनट का भी आप देखिए, सनफ्लावर का भी देखिए, इनका सबका बढ़ावा रखना है, हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ये तरह की कीमतें रखेंगे तो ही फार्मर रबी के लिए सोइंग करेगा ये सब चीजों की। और दूसरी बात, राइस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इसके कारण बढ़ रहा है, बिकॉज ये कॉटन सीड का भी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द तेल की कीमतें अच्छी है। और वर्ल्ड में आप ये समझ के चलिए, वर्ल्ड में अभी जो भी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है, अमेरिका में और ब्राजील में, अर्जेंटीना में सोयाबीन बनता है, वो दुनिया भर के बायोडीजल के मैंडेट लगा के बताए। वर्ल्ड का 23% सोयाबीन तेल बायोडीजल बनाने में जा रहा है। पाम में इंडोनेशिया मलेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडोनेशिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो B35 करके B40 पे जा रहा है। 130-35 लाख टन तेल जो है वो डाल रहा है ऑलरेडी, पाम तेल भी बायोडीजल के लिए। B40 कर देगा तो 150 लाख टन तेल चले जाएगा। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका ये 23-25% ये बायोडीजल में डाल रहे हैं। रेपसीड ऑयल यूरोप में वैसा हो रहा है। तो वर्ल्ड में तेल की बहुतायता का दिन गए। अभी वर्ल्ड में तेल के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, और उसमें हम हमारा दाम थोड़ा ऊंचा रख के प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे ऑयल सीड का, तो इंडिया बहुत सफर करेगा। आज हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो हम देख रहे हैं जो 60% है, वो इस तरह से वो 70 भी हो सकती है। तो ये हमारे लिए खतरनाक सिचुएशन है। तो इसके लिए तेल के दामों को थोड़ा ऐसा सेंसिबल लेवल पे रखना पड़ेगा कि किसान जो है ऑयल सीड को बोए और ऑयल सीड में उसको सेंस इकोनॉमिक सेंस निकले। तो ये जरूरी है हमारे लिए, कंज्यूमर को, गवर्नमेंट को, सबको, किसानों को लॉन्ग टर्म के लिए समझना पड़ेगा कि इसमें होलिस्टिक सोल्यूशन है और सबका भला है, और नॉट मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में भी सबका भला है, ये कीमतें रख के। संदीप जी, आपने, आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक दिस नंबर एक बार फिर से, कि ग्लोबल एडिबल ऑयल जो भी प्रोडक्शन होती है उसका 23% हिस्सा एज ऑफ नाउ बायोफ्यूल में जा रहा है। यस, करेक्ट। ऑलराइट। और आगे जाके ये सिर्फ बढ़ने ही वाला है, जैसे हम देख रहे हैं इंडोनेशिया मलेशिया को यहाँ पर आते हुए, और जिस तरह से ऑफकोर्स ब्राजील अर्जेंटीना में भी यही स्टेप्स लिए जा रहे हैं। नीरव, आपकी क्या सेंस है अब यहाँ पर आगे जाकर किस तरह के प्राइसेस रह सकते हैं? यहाँ मैं एक डिस्कशन करने की कोशिश कर रही थी कि क्या रिटेल को कम प्राइसेस मिलेंगे, उसको तो आपने बिल्कुल यहाँ पर नकार दिया है। अगर हम यहाँ से हायर प्राइसेस देख ही रहे हैं तो किस तरह का पैटर्न, किस तरह का ट्रेंड रह सकता है? नहीं, एक अच्छी बात यह है कि मार्केट ओवरऑल कूल ऑफ हुए हैं उनके टॉप से। पर्टिकुलरली जो मार्केट को रैली कर रहा था पाम ऑयल, उसमें एक अच्छा कूलिंग ऑफ हुआ है। जो 5200 BMD ऊपर में गई थी, आज 4700 के आसपास थर्ड मंथ ने लो मारा है। अभी 4769 पे क्लोज हुआ है। बट बड़ी बात यह है कि जो इंडोनेशिया का B40 प्रोग्राम है बायोडीजल का, इसको चलते थोड़ा सा फंड्स ने पहले इसमें लॉन्ग पोजीशन भी बनाई थी, चलाया भी, बट लॉट ऑफ क्रिटिक्स आर क्लेमिंग कि दिस इज नॉट अ वेरी इजी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट। एंड जो अभी लोअर क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, इसमें ये इतना एग्रेसिव बायोडीजल प्रोग्राम इंडोनेशिया को रन करने में थोड़े से हर्डल्स आएंगे। इसीलिए आई थिंक मार्केट ने उस चीज का भी करेक्शन लिया है। साथ ही पाम ने काफी डिमांड डिस्ट्रॉय करी है। काफी बहुत डिमांड उसकी सोयाबीन ऑयल पे गई है, थोड़ी बहुत सन ऑयल पे भी गई है। तो आई थिंक पाम इज नाउ देयर टू फाइंड अ लिटिल बिट ऑफ डिमांड। सो मैं एक रिलीफ देना चाहूंगा कि हाल फिलहाल ऐसा लगता है फॉर कुछ टाइम के लिए मार्केट्स यहाँ ऊपर में टॉप आउट हो गए हैं और एक कंसोलिडेशन फेज में आ गए हैं। साथ ही में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए बीन ऑयल ने भी अपने प्राइसेस रिड्यूस किए हैं, और सामने बीन ऑयल एक इन्वर्स में मिल रहा है। आज अगर हम मार्च का बीन ऑयल लेते हैं तो वो हमें $1100 में मिल रहा है, या AMJJ का अगर हम बीन ऑयल लेते हैं तो हमें $1055-60 का मिल रहा है। उसी के सामने पाम अगर हम AMJ का लेते हैं तो $1150 का मिल रहा है। तो पाम आगे जाके भी 4-5 महीने बाद $100 के प्रीमियम पे है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट को एक ऑटो कंट्रोल में रखेगा, जहां बीन ऑयल थोड़ा बहुत सपोर्टिव रहेगा नीचे के प्राइस लेवल पे, और सामने पाम बहुत ज्यादा रैली नहीं कर पाएगा इवन आफ्टर एन एग्रेसिव इंडोनेशिया बायोडीजल पॉलिसी। ऑलराइट, तो यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। ऑफ कोर्स एक बिग स्ट्रॉन्ग रन अप की उम्मीद नहीं है, लेकिन एक ग्रेजुअल इंक्रीज एब्सोल्युटली आप यहाँ पर नकार नहीं सकते जहाँ पर खाने के तेलों की बात है। संदीप जी, नीरव, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज जुड़ने के लिए और वो पूरे सेक्टर पे हमारे दर्शकों को यहाँ पर अवगत कराने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की। तिलाल ओसवाल से नवनीत दमानी है और गंगानगर कमोडिटी के AVP अमित खरे हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पर सोना चांदी देख लेते हैं। एंड नवनीत, कैसे देखते हैं आप ये प्राइसेस? बिकॉज पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद इस हफ्ते थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़रूर लौटी है, लेकिन कितनी सस्टेनेबल है ये? सर, मैं शायद 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में और सिल्वर में दोनों में एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस एस्केलेट हुआ है, जिसके चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि एक रीजनेबल बाउंस हम 2590 से कॉमेक्स पे 2670 तक गोल्ड को आते हुए देखे, बट यहाँ पर काफी सारी पॉजिटिविटी बिल्ट इन हो गई और सेल करके चलना चाहूंगा। करंट लेवल के आसपास भी आप सेल कर सकते हैं, यानी 76,700 के आसपास सेल कर सकते हैं।
77,100 का आप स्टॉप लगाइए। नीचे में आपको फिर से 76,000 के नीचे के भाव देखने मिल सकते हैं अगले 1-2 दिनों में। दूसरा बेट रहेगा कॉपर प्राइसेस पे, जहाँ पे हम एक रीजनेबल करेक्शन के बाद में एक रीजनेबल तो नहीं, करीब 7 से 8% करेक्शन के बाद में एक बाउंस बैक देखते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मोमेंटम पॉजिटिव कंटिन्यू रहना चाहिए। 825 के आसपास मिले तो आप कॉपर बाय करके चल सकते हैं। 835, 842 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं एंड बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन रहेगा। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर कॉपर में करनी है, लेकिन कुछ गिरावट यहाँ पर सोने में डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। अमित, जहाँ तक एग्री की बात है, मसालों में कुछ एक्शन लौटा है, बाइंग रिकमेंडेशंस आई हैं, क्या आप भी खरीदारी की राय दे रहे हैं? मसालों में देखा जाए तो धनिया और हल्दी ये दोनों काउंटर ऐसे हैं जहाँ पे खरीदारी स्पेशली चार्ट पे दिखाई दे रहा है। धनिया काफी अच्छा अट्रैक्टिव पोजिशनल लेवल पे भी दिखाई दे रहा है। लेवल के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो 7700 के आसपास दिसंबर वाला धनिया में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ओवरऑल मेरे को लगता है एक बार पहला जो लेवल रहेगा इसका 8000 और ऊपर में 8400 तक के भाव जो है धनिया में देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे में 7500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। वहीं पे टीएमसी की मैं बात करूँ तो 13100 के आसपास दिसंबर वाले टीएमसी में फ्रेश खरीदारी का ट्रेड किया जा सकता है। 13700-800 रुपए तक के इसके टारगेट रहेंगे। नीचे अराउंड 14100 के आसपास इसमें खरीदना है, 14700-800 के आसपास के टारगेट लेने हैं और 13800 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मौजूदा भाव 14350 के आसपास है जी। ऑलराइट, एक बात यहाँ पर आप क्रूड प्राइसेस की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी मुनाफा वसूली हमने ऊपरी तरह से जरूर आते हुए देखी है। नवनीत, यहाँ पर क्या सेंस बनती हुई दिख रही है? वेल, निचले स्तरों से करीब हमने $2.5 यानी करीब 3-3.5% के ऊपर की बढ़त हमने क्रूड ऑयल प्राइसेस में आते हुए देखी है। कोई खास फंडामेंटल फैक्टर चेंज नहीं हुए जिसकी वजह से बढ़त देखने मिल रही है, और मेरा मानना है कि $70 या $70.5 के आसपास नाइमेक्स कहीं पर अटक के टॉप आउट होके फिर से करेक्टिव मोड में जाना चाहिए। तो यहाँ पर और मे बी अनदर 20-30 रुपीज अपसाइड पे आप सेल की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपको फिर से 5800 तक के स्तर देखने मिल सकते हैं। सेल ऑन रैली का स्टांस यहाँ पर भी रहेगा। अमित, कैसे देखते हैं आप इंडियन रुपी को? बिकॉज जिस तरह के लेवल, जिस तरह की गिरावट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, ऑल टाइम लोज यहाँ पर लगातार एक स्ट्रिंग ऑफ ऑल टाइम लोज बनती हुई नजर आई है। डॉलर इंडेक्स 106, 106 के ऊपर आराम से कारोबार यहाँ पर कर रहा है। अब यहाँ पर क्या व्यू है? बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स में जैसा कि चार्ट अभी दिखाई दे रहा है, एक नया फ्रेश ब्रेकआउट 106 रुपए के ऊपर है और प्राइसेस काफी दिनों से इसके ऊपर मेंटेन भी हो रहा है। तो 109 के आसपास का लेवल डॉलर इंडेक्स में भी नियर टर्म में देखा जा सकता है। तो ओवरऑल अभी अपसाइड का मूवमेंट ही इसमें देखने को मिलेगा। अभी आगे चल के दिसंबर में रेट कट का जो डिसीजन है उस पर भी काफी कुछ जो है मार्केट डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल अभी देखा जाए तो मौजूदा भाव से 2 से लेकर 2.5 पॉइंट की तेजी डॉलर इंडेक्स में देखी जा सकती है। और रुपए में आपको क्या लगता है नवनीत? बिकॉज बहुत लोगों की नज़रें इस पर हैं, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, जिन्होंने बाहर की फीस पे करनी है। जिस तरह से रुपया गिर रहा है, कहाँ थमता हुआ दिखेगा? वेल, मैं काफी दिनों से स्टांस मेंटेन कर रहा हूँ। 85-85.5 तक के स्तर हम रुपये में आते हुए देख सकते हैं, बट आरबीआई ने कुछ हद तक बहुत ज्यादा ही रुपये को प्रोटेक्ट करके रखा है। बट इस बार डॉलर इंडेक्स की जो चाल है वो ये इंडिकेट कर रही है कि अनदर 150-200 बेसिस पॉइंट का यहाँ से अप्रिसिएशन डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर कोई भी हद तक का प्रोटेक्शन इस बार रुपये को लाइफ टाइम लो के आसपास रोकने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। एंड 85.5 इज द लेवल वेयर आई सी रुपी इन द नेक्स्ट टर्म। तो ये बहुत जल्द भी हो सकता है एंड थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए, बिकॉज इंपोर्टर एक्सपोर्टर फिर से जब लाइफ टाइम लो के आसपास आता है तो पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो 1 से 1.5 रुपए का जो फॉल है मैं आने वाले कुछ हफ्तों दिनों के अंदर ही देखता हूँ। ऑलराइट, और एक बेहतरीन लेवल कहाँ देखने को मिलेगा नवनीत आपको? अगर रुपया मान लीजिए थोड़ा सा अप्रिशिएट भी होता है तो कहाँ जा सकता है? मेरे हिसाब से 83-70 के नीचे रुपी नेक्स्ट कुछ दिनों में आते हुए नहीं दिखता है। इवन इफ डॉलर इंडेक्स अप्रिशिएट्स फ्रॉम ईयर या फॉल होता है तो भी आपको 83-50 के 70 के नीचे रुपी सस्टेन होता हुआ नहीं दिखेगा। 85-50, 86 के आसपास हो सकता है हम वापस स्लाइड कर जाए। ऑलराइट, तो चांसेस यही हैं कि रुपया यहाँ से और कमज़ोर हो सकता है। तो अगर आपकी कोई पोजीशंस हैं तो उनका ध्यान रखें। 84.5 पर रुपया फिलहाल यहाँ पर ऑल टाइम लोज के आसपास कारोबार करता हुआ, यहाँ से 50 पैसे से 1 रुपये तक की गिरावट हमारे एक्सपर्ट्स सजेस्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवनीत, अमित, आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। हम लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।